हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिस्कस किया था कि किस तरीके से सिल्क का रेशा ले करके और रेशम कीट पालन करके और कैसे कपड़ा बना करके उसकी फिनिशिंग की जाती है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिल्क की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क फाइबर। ठीक है, हम सिल्क की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी होती है, जिसमें सबसे पहली भौतिक विशेषता इसकी आती है नंबर 1 पे, वो है हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन, ठीक है, अर्थात संगठन कि रेशम का जो धागा है वो किसका बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो सिल्क का फाइबर है ना, ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए, जो सिल्क का जो फाइबर होता है ना, यह बेसिकली जो रेशम का कीड़ा होता है बॉम्बेक्स मोरी, उसकी जो मुख्य ग्रंथियाँ होती है उनसे जो भी सिक्रीशन निकलता है, ठीक है, या जो स्त्राव निकलता है, ठीक है, स्त्राव उससे बनता है। ठीक है, तो उसके अंदर 2 तरीके की चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, जिसमें पहला निकलता है सेरिसिन, जो कि एक प्रकार की क्या होती है? गम होती है या गोंद होती है। ठीक है, और दूसरा जो निकलता है उससे वो निकलता है फाइब्रिन। ठीक है, फाइब्रिन जो होता है यह एक टाइप का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है यह इसके चारों तरफ एकदम चिपक जाता है, तो उससे कि इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है और एक यह रेशा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यह था इसका कॉम्पोजिशन। सेकंड हम बात करेंगे इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, और इसकी अपीयरेंस कैसी होती है। देखिए, सूक्ष्मदर्शी रूप जो इसका होता है ना, वो तो हम स्लाइड बना करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले अगर हम नेकेड आई से अगर इसको देखते हैं, ठीक है, तो आपको कैसा दिखाई देता है? यह जैसे कि आप इसको देखते हो तो आपको काफ़ी स्मूथ दिखाई देता है। ठीक है, स्मूथ दिखेगा, एकदम चमकदार दिखेगा, एकदम सीधा सीधा सा रेशा दिखाई देता, कहीं से भी मुड़ा हुआ या क्रिम्पी स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हो ना, माइक्रोस्कोप में जब आप इसको देखते हो तो आपको लगेगा कि यह जो फाइबर है यह भी वापस अगेन 2 स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है या दोहरा होता है। ठीक है, इसमें भी 2 प्रकार की फाइब्रिन्स होती है जिसके ऊपर सेरिसिन चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो क्या होता है, उसके जो ग्रंथि से निकलता है दोनों तरफ से निकलता है, जिसके ऊपर की सेरिसिन रहता है, तो उसकी वजह से ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में आपको लगेगा कि 2 छड़ हैं जिसके बीच में या 2 रेशे हैं, उसके बीच में गोंद लगी हुई है और वो चिपका हुआ सा है। ठीक है, और इसकी रचना जो हमको नेकेड आई से एकदम स्मूथ और स्ट्रेट दिखाई देती है ना, माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको लगेगा थोड़ा सा कहीं से मुड़ा मुड़ा हुआ सा है इसका फाइबर। ठीक है, एकदम स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप इसकी जो ग्लू होती है अगर आप उसको हटा देते हो उस गम को, तो यह दिखने में एकदम स्मूथ, एकदम पारदर्शी और सीधा दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे इसके डायमीटर की। डायमीटर अर्थात इसका व्यास कैसा होता है, इसकी मोटाई कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए, जो इसका व्यास होता है ना वो बहुत ही बारीक, बहुत बारीक धागा होता है ये। ठीक है, तो 0.00059 से लेकर के 0.00118 इंचेस इसका डायमीटर होता है। ठीक है, बहुत ही बारीक रहता है। लेकिन क्या है कि जो पूरे धागे का व्यास जो होता है एक जैसा नहीं होता, कहीं से काफ़ी पतला है पर कहीं से आपको थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा, कहीं से थोड़ा पतला कहीं से मोटा, ऐसा दिखता है इसका धागा। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी लेंथ। हम सभी को पता है कि इसे फिलामेंट फाइबर कहा जाता है।
ठीक है। फिलामेंट का मतलब ये होता है कि जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, ठीक है, लंबे फाइबर्स जो होते हैं उनको फिलामेंट्स कहा जाता है। तो जो सिल्क है यह नेचुरल फिलामेंट फाइबर है जो कि काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, नेचुरली इतना लंबा होता है। जो इसकी लेंथ होती है ना, उसकी अगर आप बात करो तो वो 1200 से लेकर के 1400 फीट्स तक होती है, ठीक है, बहुत लंबा होता है। और कई बार क्या होता है कि देखिए ये बहुत लंबा होता है ना, इसलिए इसको कॉम्बिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि काफ़ी लंबा और सीधा सीधा सा फाइबर होता है, तो ये ज़्यादा उलझता भी नहीं है, ठीक है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे, वो है कलर, इसका रंग, ठीक है। तो रेशम जो होता है ना, सिल्क, यह नेचुरली आपको जो मिलेगा वो ऑफ वाइट से क्रीम कलर का होता है, ऑफ वाइट टू क्रीम कलर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो कल्टिवेटेड होता है, ठीक है, वो लाइट येलो से थोड़ा सा लाइटेस्ट ब्राउनिश या बेज कलर का आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी नेचुरली इसका जो कलर होता है यही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लश्चर के। लश्चर, देखिए जो सिल्क है ना, यह नेचुरली बहुत ही अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल होता है और बहुत ही लश्चरस होता है, ठीक है। इसका जो लश्चर होता है उसमें काफ़ी मात्रा में इसमें चमक होती है, नेचुरली इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जब इसकी सैरिसिन जो होती है गम, उसको जब हटा दिया जाता है ना, कि और भी ज़्यादा लश्चरस और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग दे दी जाए तो इसका लश्चर जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं दी जाती है। अगला है स्ट्रेंथ, जिसे आप कहते हैं मजबूती, ठीक है। तो जो सिल्क का रेशा होता है ना, नेचुरल फाइबर्स में सिल्क कैसा होता है, अच्छी इसकी स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती, काफ़ी मजबूत होता है नेचुरल फाइबर्स में सिल्क का रेशा, ठीक है। लेकिन जब यह सिल्क जब वेट कंडीशन में रहता है तो यह कैसा हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है, लिटिल बिट, ठीक है। लेकिन जब वापस से ये ड्राई होगा, वेट से ड्राई कंडीशन में आ गया, तो इसकी फिर से जो इसकी स्ट्रेंथ होती है ना, वो कैसी होती है, वो इम्प्रूव हो जाती है फिर से, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सेम चीज़ वुल के साथ भी होती है, वेट कंडीशन में वो वीक हो जाती है और ड्राई होने पर वापस उसकी स्ट्रेंथ ठीक हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अगली हम बात करेंगे इसकी इलास्टिसिटी की, ठीक है, प्रत्यास्थता। जो रेशम के रेशे होते हैं सिल्क फाइबर, इसकी प्रत्यास्थता बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो वुल होता है ना, वुल के कंपैरिजन में अगर आप बात करो ना तो वो कम होती है, ठीक है, लो होती है, काफ़ी कम लो इलास्टिसिटी इसकी होती है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको खींचोगे तो इसकी लंबाई से थोड़ा सा ज़्यादा ये बढ़ जाएगा नेचुरल लंबाई से, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लगातार खींचते जाओगे तो यह रेशा टूट जाएगा, ठीक है, और अपने वजन को या जो अपनी पूर्व जो लंबाई होती है, ठीक है, उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। 9th कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे इसकी रेजिलियंसी, ठीक है, मीन्स प्रतिस्कंदता। रेशम में प्रतिस्कंदता का जो गुण होता है वो उसके लिए इसको सेकंड पोजीशन पर रखा गया है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जो फर्स्ट पोजीशन पर कौन आता है, वुल, ड्यू टू इट्स क्रिम्पी स्ट्रक्चर। इसका क्रिम्पी स्ट्रक्चर है ना, तो आप आराम से इसको खींच सकते हो, और जैसी कंडीशन में ये था वैसा चाहे इसको दबा दो चाहे खींच दो, वापस इसी कंडीशन में आ जाता है। लेकिन जो हमारा सिल्क है ना, वो नहीं इतना आ पाता है, ठीक है, वुल के कंपैरिजन में। बाकी दूसरों से देखा जाए तो ये इसकी भी रेजिलियंसी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। अगली कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे, वो है क्रीज रेजिस्टेंस, ठीक है, क्रीज रेजिस्टेंस अर्थात शिकन प्रतिरोधकता। आप इलास्टिसिटी और रेजिलियंसी की बात करो तो क्योंकि ये अच्छे होते हैं सिल्क के, इसलिए क्रीज रेजिस्टेंस भी इसकी अच्छी होती है। इसके ऊपर बहुत जल्दी क्रीजेस नहीं बनती है, ठीक है।
जैसा कपड़ा है वैसा ही रहेगा क्रश के बाद में भी, ठीक है। तो इसका जो गुण होता है इसमें काफ़ी अच्छा पाया जाता है, ठीक है। अगला हम बात करेंगे श्रिंकेज की, ठीक है। श्रिंकेज अर्थात सिकुड़ना। जो रेशम का धागा होता है यह सीधा और लंबा होने के कारण क्या होता है, इसमें श्रिंकेज जो होता है बहुत ही कम देखा जाता है, बहुत ही कम श्रिंक होता है, ज़्यादा नहीं सिकुड़ेगा ये, ठीक है। अगला है मॉइस्चर रिगेन। मॉइस्चर रिगेन एंड अब्जॉर्बेंसी, ठीक है। इसकी अब्जॉर्बेंसी पावर कैसी होती है, मॉइस्चर कैसे रिगेन करता है, ठीक है। तो इसमें 10% तक मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है वो रहती है, ठीक है। अर्थात ये 10% तक मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत जल्दी वापस से जो मॉइस्चर होता है इसमें उसको छोड़ते भी नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि ये इसकी अब्जॉर्बेंसी भी अच्छी होती है, मॉइस्चर रिगेन भी ये 10% तक कर लेता है। अगली हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड एब्रेजन, अर्थात घर्षण और रगड़ का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि जो सिल्क का फैब्रिक होता है यह बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और बहुत ही मतलब कोमल होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो सतह होती है वो भी काफ़ी चिकनी होती है। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इस पर फ्रिक्शन देंगे या रगड़ेंगे तो वह खराब हो जाएगा, ठीक है, खुरदरा होकर के बहुत ही जल्दी फट जाता है। इसलिए इसको हमेशा सॉफ्ट हैंड से धीरे धीरे से दबा करके इसको धोना चाहिए, बहुत ज़्यादा रगड़ना या इसको पीट करके नहीं धोना चाहिए, ठीक है। और बहुत ही एक्स्ट्रा केयर के साथ में इसको किया जाता है। इसकी अधिकतर ड्राई क्लीनिंग भी की जाती है, क्योंकि क्या होता है ये बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ फाइबर होता है तो ये ख़राब हो जाता है हैंड वॉशिंग से, ठीक है। ड्राई हीट का क्या प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें ताप सहन करने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्म प्रेस वगैरह कर दोगे ना तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके रेशे कमज़ोर पड़ जाएंगे और पीले पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट का एप्लीकेशन आपको नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ सनलाइट एंड एक्सपोजर, ठीक है। सनलाइट का और एक्सपोजर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सिल्क के फैब्रिक को अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर सनलाइट में रखते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपोजिव रखते हो लाइट से, तो उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, कपड़ा डैमेज होने लग जाता है, ठीक है। इसका कलर जो होगा वो डल हो जाएगा, कलर उड़ जाएगा, जो इसके फाइबर्स होंगे वो वीक हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है कि इतने वीक हो जाएंगे कि ये बहुत ही जल्दी फटना या उतरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके कट लगना उसके ऊपर शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इनको जो आप ड्राई करते हैं तो हमेशा शेड का इस्तेमाल करें, छाया में ही इनको सुखाने की कोशिश की जानी चाहिए, ठीक है। अगली है क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी, ठीक है। तो देखिए, इसकी सफाई और धुलाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात, क्योंकि सिल्क का फैब्रिक कैसा होता है, स्मूथ होता है ना इसका सरफेस, तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी गंदगी होगी वो चिकनी सतह होने की वजह से फिसल करके नीचे गिर जाएगी, वो टिकेगी नहीं। जब सतह खुरदरी होती है तो उसमें गंदगी आकर के फंस जाती है, ठीक है। तो क्या है, सरफेस स्मूथ है इसलिए ईजीली गंदा नहीं होगा, है ना। लेकिन जब गंदा हो जाता है तो हमेशा आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, माइल्ड सोप्स का या डिटर्जेंट्स का या लिक्विड सोप्स का आपको यूज़ करना है। माइल्ड होने चाहिए, वो सॉफ्ट होने चाहिए और न्यूट्रल होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो आपके सिल्क का फैब्रिक है उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, उसके रेशो को कमज़ोर नहीं करे, ठीक है। तो जब आप इनके अंदर वॉश करते हैं तो हल्के हल्के हाथों से आपको दबा करके वॉश करना चाहिए, ठीक है। और
इसको शेड में सुखाना चाहिए। और अगर पॉसिबल हो सके तो आप इसकी ड्राई क्लीनिंग करवाइए, वो सबसे अच्छी रहती है, बेस्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ फंगस एंड इंसेक्ट्स। कीड़ों का और फफूंदी का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जो सिल्क का फैब्रिक होता है ना, इसके ऊपर फंगस तो नहीं लगती है। ठीक है, फंगस किस पे लगती है, जो कि सेल्यूलोजिक फाइबर्स होते हैं, जैसे कि कॉटन वाले हो गए, लिनन वाले हो गए, उन पे लगती है। ठीक है, सिल्क पर या एनिमल फाइबर्स पर हमेशा इंसेक्ट्स या मोथ ही लगते हैं। ठीक है, तो इनको लेकिन अगर आप जैसे कि जो सिल्क का फैब्रिक है, अगर इसके ऊपर आप कलफ लगा करके रख दोगे, तो आपने क्या किया, स्टार्च का एप्लीकेशन कर दिया, कार्बोहाइड्रेट का कपड़े के ऊपर एप्लीकेशन कर दिया है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, फंगस हमेशा स्टार्च या जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना कार्बोहाइड्रेट वाली, उनके ऊपर आकर के लगती है, तो उस पर लग जाएगी। और अगर आप उस पर स्टार्च नहीं चढ़ाओगे तो फंगस नहीं लगेगी। लेकिन इनके ऊपर कीड़े लगने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन जब आप इनको सही तरीके से स्टोर नहीं करते हो, तो हमेशा आपको जैसे कि जो नेफ्थेलिन होता है, नेफ्थेलिन, ठीक है, इसकी बॉल्स रख करके या फिनाइल की बॉल्स रख करके आपको इसके कपड़ों को स्टोर करना चाहिए, ताकि इसके ऊपर मोथ या इंसेक्ट लगने के चांसेस कम हो जाए। ठीक है, और इसकी लास्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, वो है हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखिए, हमें पता है कि रेशम का जो रेशा है ये प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए यह टेम्परेचर के या हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, इसलिए आप इनको सर्दी में आसानी से पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, इनको गर्मी में भी पहनोगे तब आपको शीतलता देंगे, और आप सर्दी के मौसम में भी पहनोगे तो ये आपको गर्माहट का एहसास रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, अर्थात रासायनिक विशेषताएं क्या होती है प्रोटीन की। अब तक हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे कि जैसे इसकी अपीयरेंस कैसी है, दिखने में कैसा दिखता है, सूख का क्या मतलब किसका क्या प्रभाव पड़ता है, दोना कैसे है, धूप में कैसे सुखाना है। अब हम बात करेंगे एक्चुअली केमिकल्स की। ठीक है, सबसे पहला है इफ़ेक्ट ऑफ एसिड्स, अम्लों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जो बहुत ही हार्श पावरफुल जो एसिड्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे जो रेशम होता है ना, यह डैमेज हो जाता है। ठीक है, और जो कपड़ा होता है इसके रेशे का रंग खराब हो जाएगा, एकदम येलो कलर के हो जाएंगे, जल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको यूज़ करेंगे तो आपका कपड़े को आपको नुकसान मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको इसके ऊपर हार्श केमिकल्स को अप्लाई करना ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा लेकिन अगर आप जैसे कि टार्ट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड, ऐसे घरेलू एसिड्स का अगर आप यूज़ करते हो तो वो इसको इफेक्ट मतलब डैमेज नहीं करते हैं, उनको इजीली यूज़ किया जा सकता है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ एल्कलीज, क्षारों का क्या प्रभाव रहता है। ठीक है, तो देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग होंगे या कंसनट्रेटेड एल्कलीज जो होते हैं, वो भी रेशम को क्या करते हैं, डैमेज करने का काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ फाइबर होता है, इसकी बहुत टेक केयर की जाती है, बहुत ध्यान रखने का ज़रूरत है। ठीक है, और इसे आपको पहनते टाइम, वॉश करते टाइम, कोई भी चीज़ यूज़ करते टाइम आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए उससे भी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हमेशा हमें क्या करना है, सॉफ्ट, माइल्ड एंड न्यूट्रल जो सोप्स होते हैं उनका आपको इसके ऊपर इस्तेमाल करना है, ताकि इसके रेशो को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है, अगला है इफ़ेक्ट ऑफ डाइज, रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। जो रंग होते हैं यह भी एक प्रकार का केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रंगाई बहुत अच्छे से हो जाती है सिल्क के फैब्रिक पर, फाइबर के ऊपर। इनको आप जैसे कि एसिडिक डाइज है या बेसिक डाइज है या डायरेक्ट डाइज है। ठीक है, किसी भी प्रकार की डाइज से आप अच्छे से कलर कर सकते हो, और जो कलर चढ़ते हैं वो काफ़ी पक्के होते हैं, इजीली इसके ऊपर से नहीं उतरते हैं। ठीक है, और सारे कलर्स जो होते हैं सिल्क के ऊपर अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये जो फाइबर है यह नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुल होता है इसलिए।
ठीक है। तो इस पर ब्राइट कलर्स जितना चढ़ाओगे वो उतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे, जितने लाइट कलर्स होंगे वो भी इस पर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ ब्लीचिंग, विरंजकों का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जो सिल्क फैब्रिक्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं, इनके ऊपर जैसे कि आप हार्श ब्लीचेस यूज़ करते हो, जैसे कि क्लोरीन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, तो वो इसको डैमेज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ सॉफ्ट ब्लीचेस यूज़ करते हो या माइल्ड ब्लीचेस यूज़ करते हो तो उनका कोई इसके ऊपर ख़राब प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यह सिल्क के लिए अच्छी ब्लीच के रूप में कार्य करती है और इसे नुकसान भी नहीं पहुँचाती है। और लास्ट हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ स्वेट, ठीक है, कि पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जो सिल्क फैब्रिक है वो पसीने से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है, बहुत जल्दी अफेक्ट होता है। और यह जो रेशे होते हैं काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, उस जगह का जो कलर होता है, ठीक है, जो फाइबर्स है ना ये कैसे हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, इनका कलर डल हो जाएगा, ठीक है, वीक हो जाएंगे और उस जगह से फटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको क्या करेंगे कि अगर आपने ध्यान नहीं रखा, इसको प्रॉपर्ली वॉश नहीं किया है, तो उस जगह से उस पर्टिकुलर एरिया से आपका फैब्रिक ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इसको यूज़ करने के बाद इसको वॉश करना चाहिए या फिर आपको ड्राई क्लीन इसको करवाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपका जो कपड़ा है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हमने सिल्क फैब्रिक की या सिल्क फाइबर जो है हमारा उसकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात करी है, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि जो सिल्क का फैब्रिक होता है या फाइबर होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।